हाय फ्रेंड्स, दहशत के फिनाले पार्ट के साथ मैं आपके साथ। हम लोग वहां पहुंचे थे जहां पे असद को मोती मिल जाता है और वो लोग दफातन उस कमरे से धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। अब आगे। उफ, अभी क्या हुआ था? किसी को कुछ समझ आया? निदा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वो तीनों एक साथ उसी अंधेरे जंगल में खड़े थे और इधर उधर देख रहे थे। निदा के हाथ में अभी भी वो डिबिया थी जिसमें सुनहरा मोती चमक रहा था। क्या हम प्रेजेंट में लौट आए? इमरान ने जैसे खुद से सवाल किया। हाँ, हम वापस आ गए। ये देखो, घड़ी बिल्कुल सही डेट बता रही है, 2021। शुक्र है हम बच गए। मुझे तो लगा था हम वहीं फंसे रह जाएंगे, असद ने थके लहजे में कहा। इसके चेहरे से थकन साफ नुमायां थी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब इस मोती का क्या करें? शमून कहाँ है? इमरान ने तलाश करती नजरों से चारों तरफ देखा, लेकिन इस अंधेरे जंगल में इनके अलावा कोई नहीं था। तभी इनके आसपास एक गैर मामूली सी ठंड फैलने लगी और अजीब सी सरसराहटें होने लगी। इमरान और असद इससे वाकिफ थे, लेकिन निदा के साथ पहली बार हो रहा था। वो डर गई। इन तीनों को काले धुएं ने घेर लिया और इंसानी खदोखाल नुमाया होने लगे। वो काले कपड़ों में सर से पैर तक लिपटा हुआ था। बस इसकी अंगारे बरसाती आंखें चमक रही थी। इसने अपनी आग की लिपटों में जलता हाथ निदा की तरफ बढ़ाया। निदा ने इसकी हथेली पर मोती रख दिया। एक तेज सफेद रोशनी उठी, आंखें चुधिया सी गईं। कुछ देर बाद वो सफेद लिबास में था। इसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि इन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। वो ऐसा था जैसा वो इस दुनिया का ना हो। इसके रेशमी और बेदाग कपड़े हवा में लहरा रहे थे। इसने लंबा सफेद कोट पहना हुआ था। उसने मुस्कुराकर इन तीनों की तरफ देखा और ताजीमन झुका। मुझे आजाद कराने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं शमून हूँ, एक जिन्नात जिसे रमशा ने अपनी उस्तानी के साथ मिलकर अपना गुलाम बनाया था। ये मोती मेरी आज़ादी की चाबी थी। इसने मुझसे छीनकर उसे अपने माजी में जाकर छुपा दिया था। उसने अपने मकसद के हसूल के लिए मुझसे सारे गलत काम करवाए। उस आसेब ज़दा घर में जो जिन्नात थे, उन्हें अपने कब्जे में करके मुझे वहां भेजा ताकि मैं निदा को डराऊं। इनकी चीखों पुकार सुनकर उसे खुशी मिलती थी। वो इन्हें पागल करना चाहती थी, लेकिन निदा एक मजबूत कुव्वत इरादे की मालिक थी। मेरे हर तरह से डराने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस आजेबज़दा घर से निकल आई। इसके बाद मैंने रमशा के हुक्म की ताबेदारी करते हुए इनके दूसरे घर में भी इन्हें डराया और अब तक हमेशा इन्हें और आप सबको तकलीफ देता रहा। लेकिन मैं मजबूर था। हम जिन्नात चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाएं, लेकिन इंसान से नहीं जीत सकते। शायद इसीलिए खुदा ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। इसे हर चीज में दुनिया की तमाम मखलूकात पर शर्फ हासिल है, लेकिन इंसान इसका नाजायज फायदा उठाता है। वो अपने फायदे के लिए बाकी सारी मखलूकात को नुकसान पहुंचाता है। आसमान में उड़ते परिंदों के परों को नोच कर, उनकी परवाज छीनकर हमेशा के लिए पिंजरों में कैद कर देता है। समंदर मछलियों को भी अपने घर की ज़ेबो ज़ीनत के लिए शीशे में कैद कर लेते हैं। और तो और ना दिखाई देने वाली मखलूक जिसे जिन्नात, इन्हें भी अपने मकसद के हसूल के लिए कैद कर लेता है। और ये सब करने के बावजूद उसे अशरफुल मखलूकात का शर्फ हासिल है। शमून ने नफरत से अपनी नाक सुकेड़ी और कुछ वक्फे के लिए रुका। वो तीनों दम साधे उसे सुन रहे थे। उसके पास वो मोती था, इसीलिए मैं मजबूर था। लेकिन इन सब के बाद वो एक बहुत ही ताकतवर जादूगरनी बनने जा रही थी। निदा का दिल चबाकर। ये एक बहुत ही खतरनाक अमल है जिसमें कुछ ही इंसान कामयाब हुए हैं जो हकीकतन हैवान थे। और रमशा तो इसमें जरूर कामयाब होती। उसने निदा को इस कब्रिस्तान भेजा, वहां मैंने इनकी मदद की और रमशा और इसके बाकी मुअक्कल यानी उसके गुलाम जिन्हों को खबर लगे बिना मैंने तुम सब की मदद की ताकि तुम सब की मदद से मैं खुद को आजाद करूं।
और तुम सबको भी बचा सकूं। अब जबकि मैं आजाद हूं तो रमशा बहुत कमजोर हो गई होगी। इसकी बुरी ताकतें मुझसे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी। इसकी हार तय है। वो एतमाद से बोला और धुन में गायब हो गया। वो सब आंखें फाड़े सामने देख रहे थे, जैसे शमू नबी भी उनके सामने हो। फोन की बेल बजने पर वो तीनों चौंक गए। फोन निदा के फैज भाई का था। वो सब अब भी निदा और उन्हें ढूंढ रहे थे। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और इन 2 घंटों में वो तीनों 3 साल पुराना वक्त जी आए थे। अगली सुबह घर में काफी चहल पहल थी। निदा की माँ भी बिल्कुल ठीक थी। सारा ने तो निदा से कई बार माफी मांगी थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। निदा ने उसे फौरन माफ कर दिया। वो इससे लिपट गई। निदा और इमरान के मनपसंद खाने बन रहे थे। काफी दिनों बाद निदा के चेहरे पर पहली जैसी मुस्कुराहट थी। इमरान उसे देखे जा रहा था। ऑरेंज शर्ट में लाइट पर्पल प्लाजो, होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक और आंखों पर हल्का सा ऑरेंज आई शेडो लगाए बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। पूरा टाइम उसकी निगाहों का मरकज वही थी। निदा का चेहरा इसकी नजरों की आंच से सुर्ख हो रहा था। निदा की भाभियां उसे छेड़ रही थी। उसकी सारी फैमिली को ये बात पता लग चुकी थी। वैसे निदा, एक बात बताओ, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? हाँ भाई, हमें भी बताओ, ये लैला मजनू की जोड़ी कहाँ मिली थी, हमें भी पता चले। भाभी ने शोखी से कहा। असद और इमरान भी वहीं थे। निदा ने इमरान की तरफ देखा और देखकर पलकें झुका ली। उसे अपनी पलकें बहुत भारी लग रही थी, जिन्हें उठाना दुश्वार लग रहा था। इसके होंठ बेख्तियार मुस्कुरा उठे। इमरान अभी भी उसे ही देख रहा था। सारा के घर पर नहीं, शायद यूनिवर्सिटी में, या शायद शॉप पर, नहीं, सड़क पर। निदा परेशान हो गई। सब उसका मुंह देख रहे थे। सारी यादें गडमड हो गई थी। इमरान ने नजरें झुका ली। उसे गड़बड़ का एहसास हो गया था। निदा ने उसे देखा। इमरान ने बेचारगी से मिस्कीनों जैसा मुंह बना लिया। फिर निदा को समझ आ गया कि उसने फेयरवेल के बाद से उस अजनबी को कितना याद किया था। इन 3 सालों में एक भी पल ऐसा नहीं था जब वो उसे भूली हो। वो इन 2 मुलाकातों में ही उसे अपना दिल दे बैठी थी। वो जिसे चोर समझकर कोसती रही थी, हकीकतन वो खुद ही थी। उसे हंसी आ गई। दोपहर के खाने से फारिग होकर वो अपने कमरे में आकर लेटी हुई थी। अचानक से उसका दिमाग बहुत भारी महसूस होने लगा, जैसे कोई इसके दिमाग पर काबू करने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझल होने लगी। फैमिली के लोग अपने कमरों में थे। असद और इमरान भी उस वक्त अपने कमरों में थे। वो फिर से रमशा के जाल में फंस चुकी थी। वो किसी पत्थर की मूरत की तरह चलते हुए घर से बाहर निकल गई। टैक्सी रुकवा कर बैठ गई और रमशा के घर के सामने रुकवाई और अंदर चली गई। इमरान, असद, जल्दी आइए, निदा कहीं चली गई है। इसकी भाभी की आवाज पर सब एक साथ अपने कमरों से निकल गए। क्या हुआ? निदा किसी रोबोट की तरह चलती हुई टैक्सी रुकवाकर कहीं चली गई। मैंने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन उसने सुनी ही नहीं। उसकी भाभी रोते हुए बताने लगी। असद और इमरान को सारा मामला समझ आ गया। वो दोनों इन्हें परेशान ना होने का कहकर इसके भाई की कार लेकर निकल गए। वो इसी घर में जा रहे थे जहां से उन्हें सुनहरा मोती चुराया था। उसी वक्त कहीं और रमशा ने अपने चारों ओर घेरा बनाया हुआ था और निदा को चेयर से बांधकर इसके गिर्द भी घेरा बनाया हुआ था। इसने वो बैग निकाला जो निदा ने उसे दिया था, कब्रिस्तान से लाई हुई हड्डियां और खोपड़ी जो शमून ने निदा को दी थी। इसने वो सारा सामान निकाला और इस घेरे के अंदर रख दिया जिसमें वो बैठी हुई थी। खोपड़ी, इंसान की हड्डियां, मिट्टी और नींबू, सुइयां और जाने क्या क्या रखा हुआ था। एक पोटली भी थी जिसमें शायद कोई पाउडर भरा हुआ था। वो ध्यान की पोजीशन में घेरे के अंदर बैठी हुई थी और आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी दरवाजा लगभग तोड़ा जाने लगा। एक नौकर ने दरवाजा खोल दिया। असद और इमरान गुस्से से घिरे हुए अंदर दाखिल हुए। तो दोनों मजनू तशरीफ ले आए। मैं भी सोच रही थी तुम सब ने अपनी लैला को बचाया क्यों नहीं। उसने उठते हुए तंज के तीर फेंके जो सीधा निशाने पर लगा। असद ने इसकी गर्दन दबोच ली। इमरान जल्दी से निदा के पास गया उसे खोलने के लिए। वो बेहोश थी। वो इसे खोलने लगा। तुम जैसी घटिया औरत की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। हमने तुम्हें बहुत माफ किया, लेकिन अब नहीं। असद पर जुनून सवार था। रमशा हाँफने लगी, दर्द से चिल्ला रही थी। इसके आसपास काले धुएं जैसे हवेले निकलने लगे और इसके आसपास मंडलाने लगे।
असद को अपनी गर्दन के आसपास दबाव महसूस हुआ। इसकी गर्दन किसी के शिकंजे में कस गई। वो जमीन से 2 फुट ऊपर उठ गया और अपने हाथ पांव मारने लगा। माफ तो मैं करती आई हूं तुम्हें हमेशा से, और अब तक मैंने तुम्हें माफ किया हुआ था, लेकिन अब नहीं असद। तुमने माजी में जाकर जो किया उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तो मौत नहीं दूंगी, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी दूंगी। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें निदा से। अब इसे और इसके महबूब को मरते हुए देखना होगा तुम्हें। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब बस, अब मौत का खेल शुरू होगा, रमशा ने नफरत से कहा। और असद एक ना दिखाई देने वाली जंजीर में बंध गया। लेकिन उसने इमरान और निदा को भागने के लिए कहा। वो दोनों भाग रहे थे। इनके पीछे बहुत से काले हवेले उड़ने लगे और कमरे में सरसराहटें दिल दहला रही थी। अजीब चीखें गूंजने लगी। असद का सर फटा जा रहा था। रमशा वापस उसी गोले में जाकर बैठ गई और कुछ पढ़ने लगी। निदा और इमरान दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि इमरान ने निदा को अपनी ओर खींच लिया। क्या हुआ इमरान, आप क्या कर रहे हैं? आपकी आंखें। इमरान की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, सफेदी गायब हो चुकी थी। होंठों पर दिल दहला देने वाली मुस्कुराहट थी। उसने निदा की गर्दन को दबोच लिया। वो दर्द से चिल्ला उठी। तकलीफ तो थी, लेकिन इससे ज्यादा इस बात की तकलीफ थी कि इसकी मौत इमरान के हाथों होने वाली है, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। ये वही इमरान था जो इसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता था और आज इसका जानी दुश्मन बना हुआ था। इमरान की पकड़ सख्त हो रही थी। निदा ने बड़ी मुश्किल से आयतुल कुर्सी का विर्द पूरा किया। इमरान की पकड़ कमजोर हो गई और वो इससे बचकर एक खंबे की ओट में हो गई, लेकिन उससे बचना नामुमकिन था। वो धीरे धीरे सरकते हुए घर के बाहर निकल गई और सड़कों पर भागने लगी। इमरान भी इसके पीछे दौड़ा, इसकी मौत बनकर। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। सामने ही मस्जिद थी। निदा की आंखें चमक उठी। वो थक चुकी थी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत नहीं थी। वो हर हाल में मस्जिद तक जल्दी पहुंचना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मस्जिद की सीढ़ियां तय की। इमरान वहीं रुक गया। अचानक से जैसे उसे झटका लगा और होश में आ गया। निदा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में छुपी दहशत वो साफ देख सकता था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करता इसके पास चला गया। निदा, तुम ठीक हो ना? हम यहाँ कैसे पहुंचे? निदा इसके सीने से लगकर रो दी। वो इसके बालों को सहलाने लगा। उसे इमरान को सब कुछ बता दिया। अब हम क्या करेंगे इमरान? असद को कैसे बचाएंगे? अगर ऐसे कुछ हो गया तो? जब तक हम इस मस्जिद में हैं तब तक ही सेफ है, अगर बाहर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। निदा ने डर से झुरझुरी ली। कुछ नहीं होगा निदा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। उधर रमशा ने निदा के दिए हुए बैग से सारा सामान निकालकर अपने इर्द गिर्द फैला लिया और आग जला ली और कोई मंत्र पढ़ने लगी। इसका चेहरा बहुत सर्द था और आंखों में बेपनाह दहशत। असद का दिल वैसे ही दहल रहा था। खोपड़ी, हड्डियां, राख, मरे जानवर के सर और जाने क्या क्या था। बहुत भयानक मंजर था। तभी इमरान निदा को लेकर अंदर आया और रमशा के सामने पटक दिया। रमशा ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो एक किनारे खड़ा हो गया। असद बेयकीनी से उसे देख रहा था। वो शायद अब भी वो रमशा के जादू के जेरे असर था। रमशा ने निदा के दिल पर हाथ रख दिया और जैसे इसके दिल को अपने हाथ में आता महसूस कर रही थी, निदा की चीख पूरे घर में फैल गई। उसका दिल फटा जा रहा था, साथ में असद का भी। इमरान का चेहरा हर किस्म के तासुर से खाली था। वो एक तरफ देखे जा रहा था। निदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी चीखें असद के दिल पर हथौड़े बरसा रही थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं चीखी थी। ये चीख किसी और की थी, शायद रमशा की। रमशा ने निदा को छोड़ दिया था और अपने सीने पर हाथ रखकर चीख रही थी। उसने नफरत से इन सब की तरफ देखा। असद अब आजाद हो चुका था। इमरान दौड़कर निदा के पास आया और उसे घेरे से निकालकर अपने सीने से लगा लिया। ये क्या किया तुमने? ऐसे नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती। ये सब कैसे किया तुमने? रमशा चीख रही थी। तुम्हारी ही चाल में तुम्हें फंसा दिया रमशा। तुम मेरा दिल निकालना चाहती थी ना? अब तुम अपना दिल बचाओ।
तुम्हारे सामने बहुत से मौके आए जब तुम अपने गुनाहों की माफी मांगकर वापस लौट सकती थी, इस अंधेरी दुनिया से निकल सकती थी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। इस नफरत की आग ने आखिर तुम्हें अपनी चपेट में ले ही लिया। दूसरों का बुरा चाहने वालों का अल्लाह कभी अच्छा नहीं होने देता। अब भी वक्त है रमशा, तौबा कर लो। वो ज़ात बहुत मेहरबान है, वो सच्ची तौबा करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें भी माफ कर देगा। निदा ने कहा। इसकी आंखों में आंसू थे, चाहे कुछ भी था, लेकिन रमशा के साथ इसकी बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी थी। असद की पलकें भी भीग गईं। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सामने अपनी हार नहीं मानूंगी। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। रमशा किसी घायल शेरनी की तरह चिल्लाई और कुछ पढ़ते हुए सामने जल रही आग पर फूंक मारी। रमशा चिल्लाई। आग ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। इसकी चीख दिल दहला देने वाली थी, लेकिन अपनी फैलाई हुई नफरत की आग ने उसे जला डाला। उसका वजूद जल गया। वो तड़पती रही और कुछ ही देर में वहां सिर्फ राख थी। रमशा का वजूद इसकी नफरत के साथ हमेशा के लिए मिट चुका था। अच्छाई के उजाले ने बुराई के अंधेरे को मात दे दी थी। निदा और असद रो दिए। इमरान की आंखें भी रमशा की इतनी दिल दहला देने वाले इंजाम पर भीग गई। तुमने ये सब कैसे किया? तुम तो रमशा के जादू के जेरे असर थे। कुछ देर बाद असद ने पूछा। वो इस घर से निकल चुके थे। निदा ने मुझे बताया कि शमून ने से कहा था, जब रमशा ये नापाक अमल कर रही होगी उस वक्त अगर कोई पाक चीज उस आग में डाल दी जाए तो उसका अमल नाकस हो जाएगा और उसका जादू उसी पर ही उल्टा पड़ जाएगा। जब हम यहाँ से गए तो मैं जादू के जेरे असर ही था, लेकिन जब हम मस्जिद के पास पहुंचे तो वो काली ताकतें मुझसे दूर हो गई। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने मस्जिद के इमाम से सूरह बकरा का पानी मांगा और रमशा के जादू में रहने का नाटक करके निदा को वहां ले गया। जब मैंने उसे पटका, उस वक्त निदा ने इस छोटी शीशी में रखे पानी को इस आग में डाल दिया था। इमरान ने उसे तफसील बताई। खैर, जैसे भी हुआ, अल्लाह ताला ने हमें इससे छुटकारा तो दिला दिया, असद ने कहा और हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर वो इसके अंजाम से डर गया था। इसकी आंखों में कॉलेज से लेकर अब तक का सारा मंजर घूम गया। जो वक्त इसे रमशा के साथ बिताया था, वो अब भी इसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। सारा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। सबके होंठों पर मुस्कुराहट थी। ग्रे रंग का लहंगा चोली पहने उसकी गोरी रंगत दमक रही थी। इसके लंबे काले बाल शानों से नीचे तक लहरा रहे थे। होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, आंखों पर होंठों के रंग से मेल खाता आई शेड। नेचुरल मेकअप में वो कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। इसने अपनी लंबी पलकें उठाकर इधर उधर देखा। वो इसे कहीं नजर नहीं आया। अलबत्ता इसके बराबर में दूसरे सोफे पर असद और सारा बैठे हुए थे। सारा ने गोल्डन रंग का लहंगा पहना हुआ था, जबकि असद ने इसी रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों एक साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। निदा ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। असद के होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट देखकर इसके दिल में अंदर तक सुकून उतरता चला गया। उसने फिर अपने एतराफ में नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका मूड खराब हो गया। तभी स्पॉटलाइट में वो सामने नजर आया। स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। इसने भी निदा के लहंगे से मेल खाती शेरवानी पहनी हुई थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, आंखों में मोहब्बत समेटे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सबकी नजरें इन दोनों पर थीं। निदा का दिल अजीब सी लय पे धड़कने लगा। सांसें तेज चलने लगी। वो इसके करीब आकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। निदा, मुझसे शादी करोगी? इमरान ने आंखों में मोहब्बत समोए पूछा। निदा को अचानक से अपनी पलकें बहुत भारी महसूस हुई। इसके होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। इमरान मोहब्बत से इसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। हाँ, उसे धीमे से कहा और अपना नाजुक हाथ इमरान के मजबूत हाथों में दे दिया। इमरान ने नाजुक सी हीरे की अंगूठी इसकी उंगलियों में डाल दी और इसके हाथ को चूम लिया। पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। निदा ने शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लिया। इमरान उसके बराबर में बैठ गया। असद ने दिल ही दिल में इन दोनों की खुशियों के लिए दुआएं मांगी। इनका सुनहरा खुशियों से भरा मुस्तकबिल बाहें फैलाए इनका इस्तकबाल कर रहा था। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि ये आपको कहानी पसंद आई होगी। लंबी थी, लेकिन आपके सुनने का शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। बाय बाय।